हेलो दोस्तों, मैं संजीव। और जैसा कि मैं आपको बोल के रखा था कि मैं बिहार स्पेशल का वीडियो कंटिन्यू रखूंगा, मैं अब कंटिन्यू ही रहेगा। एक भी दिन में एब्सेंट नहीं होने वाला। ये वीडियो आपको शाम 7 बजे ही मिलने वाला है। अगर आपको पहले चाहिए तो कमेंट कर देना। हम यहाँ पे बिहार का इतिहास पे आज जिक्र करने वाले हैं। पहले हम बिहार के इतिहास को देखेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी को देखेंगे, पॉलिटी को देखेंगे। बीपीएससी का जितना क्वेश्चन बिहार स्पेशल से आया हुआ है वो एमसीक्यूज़ भी हम लोग इस दौरान देख लेंगे। ऑलरेडी मेरा 2 वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ है। अगर आपको बिहार की बेसिक जानकारी चाहिए, बिहार का क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई, जनसंख्या, ये बेसिक बातें ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूँ, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के इतिहास के बारे में। तो अगर आप इतिहास पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ना कि इतिहास में 16 महाजनपद था। 16 महाजनपद किस समय था? तो बौद्ध और जैन धर्म के समय। बौद्ध और जैन दोनों एक ही साथ का समय है ये, ठीक है। तो 16 महाजनपद में क्वेश्चन आता है उसकी राजधानियाँ। अब जनरली बीपीएससी में देखोगे तो जनपद से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी भी महाजनपद की राजधानी वो पूछ देता है। इवन यहाँ तक पूछा है बिहार में कितने महाजनपद हैं। सबको पता होगा बिहार में 3 महाजनपद हैं। कौन कौन थे? मगध, वज्जी और अंग। तो आज हम मगध महाजनपद के बारे में, यानी मगध साम्राज्य के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। 16 महाजनपद में मगध ही महाजनपद ऐसा था जो आगे बढ़ गया और पूरे पे साम्राज्य करने लगा। इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि बिहार के मगध के क्षेत्र में लोहे की खोज, और लोहे की खोज ने अस्त्र शस्त्र के निर्माण में योगदान दिया, जिससे मगध आगे चला गया। और मगध के क्षेत्र में भूमि जो थी कृषि योग्य भूमि थी, उपजाऊ भूमि थी, तो यहाँ फसल की पैदावार भी अच्छी होती थी। ये दूसरा कारण भी था कि मगध अन्य महाजनपदों से आगे निकल गया। तो अब हम मैप के थ्रू जानेंगे कि ये मगध, वज्जी, वैशाली ये सब था कहाँ। तो ठीक है, हम बात करते हैं। जो बच्चे पहले जानते हैं वो उनको पता होगा कि ये गया और हमारा बिहार शरीफ का जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये हमारा था मगध का क्षेत्र। अब तो बिहार शरीफ पड़ता है पटना प्रमंडल में। प्रमंडल के बारे में नहीं, हम मगध के बारे में, महाजनपद के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा महाजनपद था ये हमारा जो वैशाली दिख रहा है, ये था वज्जी महाजनपद। और तीसरा महाजनपद की बात करें तो यहाँ पे था भागलपुर। ये था तीसरा, जिसे कहते थे अंग महाजनपद। ये हमारा था अंग महाजनपद। तो ये सारी 3 महाजनपद जो हमारे थे वो कहाँ थे? बिहार में थे। कौन कौन? एक मगध, एक वज्जी, एक अंग। मगध 16 महाजनपद में से मगध महाजनपद सबसे आगे निकल गया। इसका कारण मैं आपको अच्छे से बता दिया। होता क्या है, मगध महाजनपद में 3 साम्राज्य लगातार सीक्वेंस वे में शासन करते हैं। पहले आएंगे हर्यक वंश, उसके बाद आएंगे शिशुनाग वंश, और उसके बाद आएंगे नंद वंश। इसके पहले भी एक वंश चल रहा था जिसे कहते हैं बृहदत्त वंश। और बृहदत्त वंश के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा यहाँ जरासंध के बारे में। जरासंध का अखाड़ा राजगीर में है, यानी मगध साम्राज्य की पहली राजधानी राजगिरी, वहीं जरासंध का अखाड़ा है। कहा जाता है कि कृष्ण के कहने पे भीम ने जरासंध की हत्या कर दी थी। तो आज हम बात करेंगे मगध। और मगध में जो 3 महा सीक्वेंस में शासन किए थे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, इसके बारे में 1 बाय 1 हम चर्चा कर लेंगे। क्लासेस थोड़ी सी लंबा होने वाली है, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ हर्यक वंश और बृहदत्त वंश के बारे में बात करेंगे। शिशुनाग और नंद वंश हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, उसके बाद ही मौर्य आएगा। तो यह है हमारा बृहदत्त वंशीय शासन और मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य का बात करें तो मगध साम्राज्य गया और नालंदा के क्षेत्र में फैला हुआ था, ठीक है। बिहार जो भी वर्तमान बिहार है वो बिहार का बिगड़ा हुआ रूप है, ये भी आपको पता है। बृहदत्त वंशीय शासन का बात करें तो इसमें कह क्या रहा है कि महाभारत तथा पुराण के अनुसार मगध साम्राज्य का प्रतापी राजा कौन था? तो सबसे प्रतापी राजा था बृहदत्त। बृहदत्त को हराना लगभग नामुमकिन था, ऐसा कहा जाता है। अब इसके बेटे थे जरासंध। जरासंध अपने पिताजी से भी ज्यादा ताकतवर था। जय संहिता, आपको पता है ना महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। कितनी बार ये पूछा भी गया है कि महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता के अनुसार बृहदत्त का पुत्र जरासंध था। और आपको पता है कि जरासंध को कौन मारा है? भीम ने। किसके कहने पे? कृष्ण के कहने पे। बृहदत्त वंश का अंतिम राजा रिपुंजय था।
तो जरासंध की कहानी छोटी सी है कि राजगीर में भीम और जरासंध के बीच में युद्ध होता है, जिसमें श्री कृष्ण एक लकड़ी तोड़कर एक इधर फेंकते हैं और एक इधर फेंकते हैं। इससे पता चलता है भीम को कि जरासंध को मारना है तो उसके बॉडी को अपोजिट डायरेक्शन में फेंकना पड़ेगा। जरासंध की कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है। उनके पिताजी जो बृहदत्त हैं एक मुनि के पास जाते हैं। बृहदत्त की 2 पत्नियां होती है और मुनि एक सेब देते हैं। वो क्या करते हैं, सेब को काटकर अपनी दोनों पत्नियों को खिला देते हैं और जो बच्चा होता है वो आधा आधा पैदा होता है, जन्म लेता है। तो बृहदत्त क्या करते हैं, इस बच्चे को फेंकवा देते हैं। ऐसा हमारे कहानी में ऐसा मेंशन किया हुआ है, लेकिन वो सारी बातें जानना नहीं है। जानना बस इतना है कि महाभारत और पुराण के अनुसार मगध का पहला राजा बृहदत्त था। बृहदत्त का पुत्र कौन हुआ, जरासंध। और जरासंध एक प्रतापी शासक था। जरासंध के बाद बृहदत्त का अंतिम शासक कौन था, तो रिपुंजय था, जिसकी हत्या उसके मंत्री पुलिक ने कर दी थी। ये सारी बातें जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। और अपने नाबालिग पुत्र को मगध का सिंहासन पे बैठा दिया। तो रिपुंजय की हत्या पुलिक कर देगा और पुलिक अपने पुत्र को बैठा देगा। अब पुलिक की हत्या भी कर देगा। भटिया नामक एक व्यक्ति होगा। भटिया नामक एक शासक ने क्या किया, पुलिक के नाबालिग जो पुत्र था, जो राजा बना था, उसकी हत्या कर दिया और भटिया वहां पे शासन करने लगा। मगध का राजा बन बैठा। मगध का राजा भटिया का पुत्र कौन था, बिंबिसार। आप लोग मगध की कहानी यही से आप लोग को पता होगा और थोड़ी सी बातें अब जरासंध के बारे में जानते हैं। परंतु रिपुंजय, पुलिक और भटिया ये इंपॉर्टेंट है। जरासंध यानी बृहदत्त वंश का अंतिम शासक रिपुंजय की हत्या पुलिक ने अपने नाबालिग पुत्र को गद्दी पर बैठाए, जिसकी हत्या भटिया ने कर दी। और भटिया क्या करता है, जब भटिया की मृत्यु होती है तो उसका भी एक पुत्र होता है बिंबिसार, जो हर्यक वंश का संस्थापक है। आपको पता होगा मगध का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है, अथर्व, दीपवंश, महावंश एवं पुराणों में मिलता है। पुराण कितने हैं हमारे, ये कमेंट में जरा बताइएगा। तो ये मगध साम्राज्य के बारे में आज हम लोग चलने वाले हैं। ये हमारा था बृहदत्त वंश, यानी हर्यक वंश। मगध के पहले भी एक वंश था जिसे हम बृहदत्तीय वंश के नाम से जानते हैं। अब हम चलते हैं मगध के बारे में। मगध में हर्यक वंश के बारे में आप जानते होंगे। हर्यक वंश के पहले शासक के बारे में जानते होंगे, जो एक प्रतापी शासक थे जिनका नाम था बिंबिसार। बिंबिसार क्या करते हैं, 3 शादियां करते हैं और विवाह विस्तार की नीति अपनाते हैं। ये शादी के जरिए अपने क्षेत्र का विस्तार भी किए थे। ठीक है, अभी किन से शादी किए थे, अजातशत्रु का जन्म होता है, अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता है। ये सारी बातें हम लोग कर लेते हैं। बिंबिसार के बारे में बात करें तो बिंबिसार गद्दी पर कब बैठे थे, तो बिंबिसार गद्दी पर बैठे थे 544 बीसी से 492 बीसी तक। ठीक है, यानी लगभग 52 वर्षों तक ये मगध पे शासन किए थे। और इन्हीं के समय में महात्मा बुद्ध भी थे और महावीर स्वामी भी थे। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। जितने भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है बिहार स्पेशल से रिलेट करके या हिस्ट्री से रिलेट करके, जो भी बातें होगी हम यहाँ कर लेंगे। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार, बौद्ध ग्रंथ 2 बौद्ध ग्रंथ हैं। बौद्ध ग्रंथ तो ढेर सारे हैं, जिसमें हम बात करेंगे महावंश के, एक दीपवंश भी है, हम महावंश के बारे में बात करेंगे। महावंश के अनुसार उसने कितने वर्षों तक शासन किया, 52 वर्षों तक। और पुराण के अनुसार उन्होंने कितने वर्षों तक शासन किया, 28 वर्ष तक। तो कभी कभी ये बातें कंट्राडिक्शन पूछ लिया जाता है कि बिंबिसार ने पुराणों के अनुसार कितने वर्षों तक शासन किया। तो पुराण कहता है कि बिंबिसार 28 वर्ष तक राज्य किए थे, लेकिन बौद्ध ग्रंथ का एक महावंश नामक पुस्तक है, उनके अनुसार बिंबिसार 52 वर्षों तक शासन किए थे। 544 बीसी में बैठे और 492 बीसी यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले। ठीक है, अब सिहली किसका पुराना नाम है, तो श्रीलंका का पुराना नाम है सिहली के बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की अल्प आयु में शासक बना था। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। 15 वर्ष में वो शासक बनेंगे, 52 वर्ष तक राज्य करेंगे, यानी 67 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो जाती है। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार ये जो हमारा महावंश है श्रीलंका का है। श्रीलंका को पहले सिहली कहा जाता था। इसके अनुसार जो बिंबिसार थे अल्प आयु, अवयस्क ही है ना, वयस्क होता है 18 वर्ष के बाद के लोग। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बिंबिसार 80,000, यहाँ पे मैं के मेंशन कर दिया हूँ, के मतलब आप लोग को पता होगा कि 1000 होता है। तो बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बिंबिसार 80,000 गांवों का स्वामी था।
मालिक, 80,000 गांव का मालिक था। उसके समय मिले जुले कई गांव थे और गांव को क्या कहा जाता था? आपन कहा जाता था। ये सारे जो शब्द मिल रहे हैं ना, इतिहास में इस पे फोकस किया जाता है। मगध साम्राज्य में आपन शब्द का इस्तेमाल कहाँ होता था? तो जो मिले जुले गांव होते थे उसे क्या कहते थे? आपन कहते थे। उसकी राजधानी कहाँ थी? तो राजगीर थी, जिसे गृह ब्रिज कहा जाता है ना। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है ना कि मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कौन सी है? गृह ब्रिज या राजगीर थी। उसने वैवाहिक संबंध के जरिए क्या किया था? अपना राज्य विस्तार किया। बिंबिसार ने कुल 3 शादियां की थी और 3 शादियों के जरिए अपने विवाह के जरिए अपने साम्राज्य का विस्तार किया। शादियों के बारे में देख लेते हैं। पहला शादी किससे किया था? कौशल नरेश प्रसेनजीत। प्रसेनजीत थे जो तक्षशिला विश्वविद्यालय से स्नातक थे, यानी ग्रेजुएट थे। इतिहास में सबसे पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला, जो पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान में है। दूसरा विश्वविद्यालय नालंदा, ठीक है। तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रसेनजीत भी पढ़े हैं, बिंबिसार का भी पढ़ाई वहीं हुआ था। पाणिनि के बारे में सुने होंगे, जिसने अष्टाध्यायी की रचना की थी, वो भी वहीं से पढ़े लिखे हैं, ठीक है। तो कौशल नरेश जो प्रसेनजीत था, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है, तो इस तरीके से मैं मेंशन कर दिया यहाँ पर। वो कहाँ से स्नातक किए थे? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय से। उनकी एक बहन थी जिनका नाम था महाकोसला, और महाकोसला का विवाह किससे हो जाता है? बिंबिसार से। अब जब ये होता है तो जाहिर सी बात है प्रसेनजीत भी राजा हैं। कौशल महाजनपद, काशी महाजनपद आप सुने होंगे। तो क्या करते हैं प्रसेनजीत? अपनी बहन की श्रृंगार के लिए काशी को दहेज के रूप में दे देते हैं बिंबिसार को, कि मेरी बहन श्रृंगार करेगी, जो भी खर्च होगा वो काशी से जो इनकम होगा वो मेरी बहन अपने श्रृंगार पे खर्च करेगी। और उस समय जो काशी से आता था इनकम, वो लगभग 1 लाख रुपये था। तो यहाँ पर सारी बातें मैं मेंशन कर दिया हूँ। श्रृंगार खर्च के लिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे, श्रृंगार खर्च के लिए काशी से 1 लाख रुपये की आमदनी वाला क्षेत्र किसे दे दिया गया? जागीर उसे प्रदान कर दी गई। बिंबिसार को काशी मिल गया। अब आगे चलते हैं। महाकोसला को बिंबिसार से पुत्र कुनिक यानी अजातशत्रु हुआ। अब ये कुनिक शब्द 2 जगह मिलेगा आपको, एक तो अजातशत्रु में मिलेगा, एक उदायन में मिलेगा। अजातशत्रु क्या करेंगे? ऐसा माना जाता है कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी थी, लेकिन जैन धर्म कहता है नहीं, वो पितृभक्त था, वो ऐसा नहीं किया था। लेकिन फिर भी हम इतिहास में यही जानते हैं कि कुनिक से कौन से राजा विख्यात है? कुनिक के नाम से, तो अजातशत्रु। अजातशत्रु की माँ का नाम क्या था? तो अजातशत्रु की माँ का नाम था महाकोशल, प्रसेनजीत की बहन थी, ठीक है। बिंबिसार का विवाह वज्जी राजा चेटक की पुत्री चिल्लाना से भी हुआ था। वज्जी के जो राजा थे, वज्जी कौन? बिहार में ना, मैं अभी बात कर रहा था तो मैं आपको मेंशन यहाँ पे कर चुका हूँ कि जो हमारा मगध साम्राज्य ये है, वज्जी हमारा ये है और अंग हमारा ये साइड था। तो वज्जी जो है, वज्जी के जो राजा थे उनके साथ भी विवाह हुआ था, और वज्जी पे अजातशत्रु बाद में आक्रमण भी करेंगे अपने सौतेले भाई हल और बेहल से हीरे की लड़ियों वाला हीरे की हार लेने के लिए, ठीक है। तो बिंबिसार का एक विवाह हुआ था वज्जी के राजा चेटक की पुत्री, जिनका नाम क्या था? चिल्लना, जो वर्धमान महावीर के मामा की पुत्री थी। आप समझो, वर्धमान महावीर यानी महावीर स्वामी के मामा लगे कौन? ये हमारे चेटक, और चेटक की पुत्री यानी ये बहन हो गई, ठीक है। तो बिंबिसार इस हिसाब से क्या लगे? महावीर स्वामी के जीजा जी लगे, ठीक है। तो जो महावीर स्वामी थे वो रिश्ते में लगते थे साला बिंबिसार के। जब चेटक की बहन से पुत्री से शादी हुआ था तो चेलाना विदेही के बिंबिसार के पुत्र हल और बेहल हुआ। अब सुनो, ये जो चेलना है यहाँ से 2 पुत्र होता है, हल और बेहल। महाकोसला से अजातशत्रु का जन्म हुआ है, जबकि चेलना से हल और बेहल नामक 2 पुत्र। इतिहास में इसकी जानकारी बिहार स्पेशल में मिल जाएगी, क्योंकि बिहार में मगध साम्राज्य चल रहा था। आगे चलते हैं। तीसरी पत्नी मद्र कुल की रानी क्षेमा थी, ये पंजाब की थी। मध्य पंजाब में तीसरी राजकुमारी कौन थी? जिनका नाम था क्षेमा। तो बिंबिसार ने 3 शादियां किया, महाकोसला, चिल्लाना और क्षेमा। महाकोसला से अजातशत्रु का जन्म हुआ, चिल्लाना से हल बेहल हुए और क्षेमा तीसरी पत्नी थी। बिंबिसार आरंभ में जैन धर्म को मानता था, क्योंकि बिंबिसार के खुद साला ही है ना महावीर स्वामी, 24वें तीर्थंकर है, ठीक है। आगे उसने जीव हत्या तथा हर तरह की बलि प्रथा पर राजकीय रोक लगा दिया।
बिंबिसार को जैसे जैसे आध्यात्मिकता का ज्ञान, सांसारिक मोह से जैसे जैसे वो दूर हो रहे थे, उनको चल रहा था कि वास्तविक चीज़ें क्या है, और उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या कर दिया, जीव हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। ये बिंबिसार शुरू करेंगे जीव हत्या, ये अशोक और मुगल के समय तक ये चलता रहेगा, ठीक है। ब्रिटिश शासन के समय, ब्रिटिश शासन भी कराते हैं ना, यहाँ पर ब्रिटिश शासन करते हैं, नरबलि प्रथा पर रोक लगाते हैं, तो ये सारी जीव हत्या पर रोक लगते रहेगा। उसने जीव हत्या पर, हर तरह के बलि प्रथा पर रोक लगा दिया। वह प्रारंभ में महावीर के अहिंसा नीति का पालन करता था। वह कुल उपज का 1/6 टैक्स के रूप में लिया करता था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बिंबिसार के समय उपज का कितना टैक्स लिया जाता था, तो 1/6। बिंबिसार प्रथम भारतीय था जिसने अस्थायी सेना रखी थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हुआ ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि अस्थायी सेना रखने वाला शासक मगध का कौन था, तो बिंबिसार था। इसलिए बिंबिसार को क्या कहा जाता है, श्रोणिया कहा जाता है। ये मिस मत कर देना, ये बहुत बार पूछा गया कि श्रोणिक के नाम से मगध का कौन सा राजा जाना जाता था, तो बिंबिसार जाना जाता था। इसने हाथी का प्रयोग सबसे पहले युद्ध में किया था। अब एक बात और, हाथी का प्रयोग यहाँ युद्ध में होगा। बारूद का प्रयोग भी आपसे पूछा गया होगा कि कौन सा शासक सबसे पहले बारूद का इस्तेमाल किया था, मुगल साम्राज्य में बाबर करेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें हम उधर नहीं जाएंगे, हम अपने टॉपिक पे ही रहेंगे। अब आगे चलते हैं। तो जो मैं सर्कल करते जा रहा हूं, आप नोट डाउन करते चले जाना। बिंबिसार के समय भारत में 16 महाजनपद थे, इसके बारे में तो मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका था। हमेशा आपस में लड़ते थे। अब जो अवंती का क्षेत्र था ना, वो बिंबिसार और अवंती का क्षेत्र हमेशा आपस में टकराते रहते थे। तो बिंबिसार और अवंती के राजा थे चंडप्रदुत, दोनों के बीच में युद्ध हुआ, ठीक है। और युद्ध में ना तो बिंबिसार जीते, ना तो चंडप्रदुत जीता। बाद में ये दोनों आपस में मित्र बन जाते हैं, चंडप्रदुत अवंती का राजा और मगध का राजा बिंबिसार। कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि चंडप्रदुत को पीलिया रोग होता है, जिसे कहते हैं जॉन्डिस। ये सारी बातें मैं यहाँ मेंशन नहीं किया हूँ, जॉन्डिस होता है। तो बिंबिसार क्या करेंगे, बिंबिसार चंडप्रदुत के पास अपना राजवैद्य भेजेंगे। और वो राजवैद्य कौन होता है, तो आप राजवैद्य का नाम जानते होंगे, जिसका नाम होता है जीवक। राजवैद्य था जीवक। जीवक जाता है चंडप्रदुत के पास उनके पीलिया रोग को ठीक करने के लिए। जाते हैं, ठीक भी करते हैं और चले भी आते हैं। जीवक जब वापस लौटते हैं तो बिंबिसार क्या करते हैं, जीवक को आदेश देते हैं कि आप जाइए और महात्मा बुद्ध तक के पास रहिए, और जब तक महात्मा बुद्ध रहेंगे तब तक आपको उनके साथ रहना है। जीवक महात्मा बुद्ध के साथ अंतिम सांस तक रहते हैं। तो ये सारी स्टोरी है, कुछ नहीं है इतिहास, नथिंग लाइक स्टोरी, कुछ नहीं है, बस स्टोरी है। आप स्टोरी को समझना। बिंबिसार के समय बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में निरंजना नदी के किनारे। मैं यहाँ पे बौद्ध धर्म को मेंशन नहीं करने वाला, नहीं तो ये वीडियो और लंबा चला जाएगा। बस इतनी बातें मैं बता रहा हूँ कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे हुआ था, बिंबिसार के समय के दौरान। निरंजना नदी, जिसे अभी फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है, पीपल का वृक्ष जो बोधि वृक्ष है बिहार का राष्ट्रीय प्रतीक। बिंबिसार के समय वैशाली की नगरवधु थी और राजगीर की भी नगरवधु थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आम्रपाली के बारे में सुने होंगे, बाद में आम्रपाली महात्मा बुद्ध के शरण में चली जाती है, ठीक है। और उनका आम्र बाग नामक एक बगीचा होता है, बहुत बड़ा बगीचा, जो बौद्ध धर्म के नाम कर देती है। तो आम्रपाली को कितना कारसापन मिलता था, 50। कारसापन मतलब होता है सोने के सिक्के। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ ये बात भी मेंशन आप कर लेना। कारसापन मतलब होता है सोने के सिक्के, 50 सोने के सिक्के मिलते थे। आम्रपाली के बारे में सब जानता है। लेकिन राजगीर की भी एक नगरवधु थी जिसका नाम था सालबती, और सालबती को मिलता था 100 कारसापन, यानी 100 सोने के सिक्के एक रात के लिए। अब एक बात आती है, नगरवधु मतलब होता क्या है, नगरवधु का अर्थ क्या होता है। नगरवधु का अर्थ अगर अभी देखें सीधे सीधे तो कहा जाता है वैश्या को। यानी आप इतिहास में पढ़ोगे कि वैश्या भी 3 प्रकार की हुआ करती थी। एक रूप जीवा होती थी जो स्वतंत्र रूप से वैश्याएं करती थी, ठीक है। तो वैश्या का भी प्रकार था, घूम घूम कर वैश्या करना, स्थायी रूप से वैश्या बन करना, या खुले रूप से वैश्यागिरी करना। तो ये सारे इतिहास में मेंशन किया गया है। तो नगरवधु आम्रपाली जो 50 कारसापन लेती थी, जबकि जो सालबती थी वो 100 कारसापन लेती थी। मैं इस बात को यहाँ इसलिए मेंशन कर दिया कि मैं ऑलरेडी एक बार मैं एग्जाम में देखा हूँ इस क्वेश्चन को। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को बुद्ध की सेना में भेजा, जो बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी बुद्ध की मृत्यु तक
बुद्ध के साथ रहे। इसने कांस्य संहिता नामक ग्रंथ की रचना किया था, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। कांस्य संहिता नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो हमारे किए थे जीवक। जीवक कौन थे? राजवैद्य थे बिंबिसार के। जब पीलिया रोग हुआ था राजा चंडप्रदुत्त को, अवंती के राजा को, तो जीवक को भेजा गया था। तो ये हमारी स्टोरी थी बिंबिसार की। 3 शादियां करते हैं। एक शादी कौशल से करते हैं, महाकोसला। दूसरी करते हैं अवंती के साथ जिनका नाम था चेलना महारानी, और तीसरा मध्य पंजाब जिनका नाम था क्षेमा। सारे सिनेरियो आप नोट डाउन करते चले जाना, एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बिंबिसार के पुत्र आते हैं अजातशत्रु। 3 शासक है, चौथा शासक भी मिलेगा। मगध में आपको बिंबिसार मिलेंगे, अजातशत्रु मिलेंगे, उदायन मिलेंगे, और एक अंतिम शासक मिलेगा नागदशक, जिसकी हत्या शिशुनाग कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो तो थोड़ा लंबा होने वाला है। मैं एक दिन में एक शासक करूंगा तो और लंबा हो जाएगा। आज हम लोग मगध करते हैं, कल हम लोग शिशुनाग और नंदवंश दोनों देख लेंगे, और अगले दिन हम फिर देख लेंगे सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर तो पढ़ना भी नहीं है, अगर पढ़ना है तो मेंशन कर देंगे, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे मौर्य साम्राज्य। ठीक है, चलते हैं अजातशत्रु के बारे में। अब आपको पता है ना कि बिंबिसार गद्दी पर कब बैठा था? 544 BC में, और रहा था कब तक? तो 492 यानी 52 वर्षों तक रहा था। इसके बाद कौन बैठेंगे? अजातशत्रु। और कब तक रहेंगे? तो 460 BC यानी ये 42 वर्षों तक रहेंगे। कुल मिलाकर कहा जाता है कि मगध साम्राज्य 100 वर्षों तक था, जिसमें अच्छे तरीके से शासन किया गया। 52 वर्ष तक करते हैं बिंबिसार, 42 वर्ष तक करते हैं अजातशत्रु, और लगभग 16 वर्ष यानी 110 साल हो गया ना, लगभग 16 वर्ष तक करते हैं उदायन शासन करते हैं। इसके बाद नागदशक आ जाते हैं, और नागदशक की हत्या शिशुनाग कर देंगे। मगध साम्राज्य खत्म, यानी मगध में हर एक साम्राज्य खत्म, और शिशुनाग वंश आ जाता है सामने। बिंबिसार के पश्चात अजातशत्रु यानी कुनिक। कुनिक मतलब क्या होता है? पितृहंता। अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता है या पितृहंता भी कहा जाता है। इसके ज्येष्ठ पुत्र यानी सबसे बड़े पुत्र थे। आपको मैं बता चुका था कि वो चेलना थी दूसरी पत्नी, उससे भी 2 पुत्र हुए थे जिनका नाम था हल और बेहल। तो ये सबसे बड़े पुत्र हो गए। ठीक है, अनुश्रुति के अनुसार अजातशत्रु ने अपने पिता को धोखे से बंदी बना दिया, फिर उसे भूखों मार दिया। ये कौन बोल रहा है? अनुश्रुति बोलता है। परंतु जैन अनुश्रुति का ऐसा मानना नहीं है, लेकिन जो जैन ग्रंथ है वो कहता है कि नहीं, अजातशत्रु ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अजातशत्रु अपने पिता का भक्त है। बिल्कुल था भी, क्योंकि जब बिंबिसार अंग, एक तो अवंती का क्षेत्र आप देखें, बिहार में आप अंग महाजनपद के बारे में जानते हैं। अजातशत्रु अंग पे आक्रमण करते हैं और अंग को अपने क्षेत्र में मिला लेते हैं, और उसके बाद अजातशत्रु को अंग का क्षेत्र दे देते हैं कि आप जाइए और अंग पे राज्य कीजिए। ठीक है, तो ये स्टोरी भी एक याद रखना कि अंग यानी मगध साम्राज्य धीरे धीरे आसपास के महाजनपद को अपने पास मिलाना शुरू कर दिया था। इसीलिए तो अवंती से उसका मुठभेड़ हुआ था। लेकिन हाँ, अवंती के डर से बाद में अजातशत्रु क्या करेंगे? राजगीर की किलेबंदी करवा देंगे। तो ये सारी बातें हैं, सीक्वेंस में देखते चलते हैं। बिंबिसार की मृत्यु के बाद उसकी महारानी महाकोसला देवी की शोक से मृत्यु हो जाती है, दुख से उसकी महारानी भी मर जाती है। इतिहास का सबसे अच्छा घटना यही देखने को मिलता है। सती प्रथा का प्रमाण यहाँ नहीं है, नहीं दिख रहा है ना, लेकिन फिर भी इतना दुख हुआ था महाकोसला को बिंबिसार की मृत्यु के कारण कि अपने पति के गुजरने के बाद वो भी गुजर गई। इतिहास में ऐसा प्रमाण काफ़ी कम देखने को मिलेगा, वर्तमान में तो बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, एक छूटा तो दूसरा तैयार, दूसरा छूटा तो तीसरा तैयार। तो वर्तमान में तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक कहानी ट्विस्ट होता है, थोड़ा ये मोड़ लेती है कि जब महाकोसला की मृत्यु होती है तो प्रसेनजित जो अंग को दिए थे दान में कि आप क्या काशी को दान में दिए थे कि बिंबिसार को कि आप काशी अपने पास रखिए, लेकिन जैसी उनकी बहन की मृत्यु होती है तो प्रसेनजित गुस्सा हो जाते हैं और अंग को वो काशी को वापस अपने पास ले लेते हैं। अब जब काशी को वापस अपने पास लेते हैं, अजातशत्रु छटपटाने लगता है। अजातशत्रु के नाना है ना प्रसेनजित, नाना ही लगेंगे क्योंकि एक तरह उनकी बहन हुई तो नाना ही लगेंगे। प्रसेनजित क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं, मतलब अजातशत्रु आक्रमण करेंगे प्रसेनजित पे और कहेंगे कि हमको हमारा काशी वापस चाहिए, क्योंकि काशी से एक मोटी रकम मिल रही थी मगध को और अजातशत्रु नहीं चाहता था कि काशी हमारे हाथ से निकले। तो जब
प्रसेनजीत और यहाँ अजातशत्रु के बीच युद्ध होता है तो पहले बार में प्रसेनजीत पराजित हो जाते हैं, लेकिन दूसरी बार में प्रसेनजीत विजयी होते हैं और अजातशत्रु को बंदी बना लेते हैं। अब अजातशत्रु के पास कोई रास्ता नहीं है। अब अजातशत्रु क्या करेंगे? अजातशत्रु के मामा लगे, नाना नहीं मामा लगे। अजातशत्रु क्या करेंगे अब कि अब अपने मामा से समझौता करेंगे। समझौता क्या करेंगे? ये कहेंगे क्या कि आप क्या कीजिए, आपकी एक बच्ची है उसका विवाह मेरे से कर दीजिए, ठीक है। तो प्रसेनजीत भी सोचने लगते हैं कि ठीक है चलो, अब अपना ही रिश्तेदार है तो कर देते हैं। तो अपने मामा से ही कि बेटी से अजातशत्रु विवाह करता है और बाद में फिर काशी किसको मिल जाता है? अजातशत्रु को। स्टोरी है पूरी की पूरी इतिहास, तो स्टोरी जैसा याद रखिएगा। ये बातें मैं यहाँ उतार रखा हूँ, देख लेना। बिंबिसार की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी महाकोसला देवी की मृत्यु हो जाती है। महाकोसला देवी कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। प्रसेनजीत ने महाकोसला देवी के श्रृंगार व्यय के लिए 1 लाख रुपए खर्च वाला काशी का क्षेत्र बिंबिसार को प्रदान किया था। महाकोसला की मृत्यु के बाद प्रसेनजीत काशी जनपद को फिर से अपने अधिकार में ले लिया। इसी बात को लेकर कौशल और मगध के बीच क्या होता है? युद्ध होता है कि भाई काशी अब हमसे काहे ले लोगे, ये तो काशी हमारा क्षेत्र है। प्रसेनजीत का कहना था कि काशी हम अपनी बहन को दिए थे, बहन मेरी रही नहीं, तो हम काशी क्यों फिर मगध को के पास रखने, हम काशी वापस हमको चाहिए, और वापस ले भी लेते हैं। अब बात आती है संयुक्त निकाय के अनुसार, ये ग्रंथ का नाम है, संयुक्त निकाय के अनुसार प्रथम प्रसेनजीत पराजित हुआ, यानी युद्ध में प्रसेनजीत पहले पराजित हो गया, दूसरी बार प्रसेनजीत विजयी हो गया और अजातशत्रु को बंदी बना लिया। ठीक है, मामा ही थे ना, बंदी बना लिया। बाद में दोनों के मध्य संधि हो गई और कौशल नरेश प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री बजीरा, इंपॉर्टेंट है इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, उनकी पुत्री थी बजीरा, उनका विवाह किससे कर दिया? तो अजातशत्रु से करवा दिया गया विवाह। अब इस तरीके से क्या होता है? तो इस तरीके से फिर से दोनों के बीच शत्रुता समाप्त हो जाएगी और काशी का क्षेत्र फिर से अजातशत्रु को मिल जाएगा। ठीक है, आगे मगध और वैशाली के बीच 16 वर्षों तक युद्ध चला। किसके किसके बीच? मगध और वैशाली। वैशाली मतलब वज्जी का क्षेत्र, वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। मगध में कौन बैठे हैं? अजातशत्रु बैठे हैं। वैशाली में कौन बैठे थे? तो वैशाली में जो चेलना थी, याद है ना, बिंबिसार की दूसरी पत्नी चेलना, ठीक है। चेटक याद होगा आपको, उसकी पुत्री थी। अब चेलना के 2 पुत्र भी थे, हल और बेहल। अब बिंबिसार क्या करते हैं, अपनी मृत्यु से पहले 18 लड़ियों वाला एक हीरे का हार होता है, वो हल और बेहल को दे देते हैं, ऐसा ग्रंथों में कहना है। और वही अजातशत्रु को वापस चाहिए। अजातशत्रु एक ऐसा व्यक्ति था अपने जीवन का, अपने समय का, कि उसको रिश्तेदारी से मतलब नहीं था, उसे अपने साम्राज्य का विस्तार करना था और वो पूरी जिंदगी वही करता चला गया। वो शादी भी किया है तो शादी इस बेसिस पे नहीं किया कि उसको शादी करना था, शादी तो वो इस बेसिस पे करना था कि वो काशी उसको चाहिए। भाई अब काशी हमको चाहिए तो आप कुछ भी करो लेकिन हमको काशी दे दो, ठीक है। थोड़ा लालची प्रवृत्ति का था, हर जाना भी भुगतता है। उसने अपने पिता की हत्या कर दी, अब उसका बेटा जो उदाइन है वो अजातशत्रु की हत्या कर देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अजातशत्रु ने महाशील कंटक एवं रथ मूसल जैसे अस्त्रों का प्रयोग सर्वप्रथम किया था युद्ध में। ये बातें याद रखिएगा। अजातशत्रु जो था वो युद्ध में, उसके पिता बिंबिसार ने हाथी का प्रयोग किया था ना, पिछले हम देख लिए पिछले बार। यहाँ पे अजातशत्रु क्या करता है? महाशील कंटक और रथ मूसल, जैसे आप देखे थे ना बाहुबली मूवी, कटप्पा था और बाहुबली के अगेंस्ट में जो उसका भाई था या अंकल थे, जो भी थे एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, तो अपने रथ के सामने ऐसे कटार लगा के रखे थे और आगे चलता जा रहा था और लोग या दुश्मन मरते जा रहे थे। उसी तरीके से रथ मूसल, रथ मूसल मतलब रोड देखे हो ना, जो बनता है तो रोड बराबर किया जाता है, उसी तरीके से ये मूसल मतलब होता है कुचलना। तो रथ मूसल और महाशील कंटक जैसे अस्त्रों का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। बौद्ध ग्रंथ सुमंगल विलासिनी के अनुसार यह युद्ध गंगा और सोन नदियों के किनारे रत्न की खान के लिए हुआ था। यानी वैशाली और अजातशत्रु यानी मगध के बीच जो युद्ध हुआ था, इसका मुख्य कारण था सोने की खान, और वास्तव में सोन नदी में सोना पाया जाता था, इसीलिए उसका नाम सोन पड़ा। अब ये कहानी बौद्ध ग्रंथ कहता है, लेकिन जैन ग्रंथ के अनुसार ये कहानी क्या है? जैन ग्रंथ ऐसा मानता है कि अजातशत्रु अपने सौतेले भाई हल और बेहल से बिंबिसार के द्वारा दिए गए 18 लड़ियों वाला हीरे का हार उसे चाहिए था।
इसलिए उसने वैशाली पे आक्रमण किया। वैशाली भी तो उसके नानी घर ही है ना भाई, फिर भी उसे उससे मतलब नहीं है, हमको अपना चाहिए। बाद में क्या करते हैं, अब इसे हीरो की हरियों वाला हार मिलता है कि नहीं, ठीक है, लेकिन इतना है कि बाद में क्या करता है कि जब वैशाली के नरेश पराजित हो जाते हैं, हार जाते हैं, देखो ये चेतन नहीं चेटक होगा, वैशाली का शासक चेटक, चेटक की पुत्री थी ना चेलना, चेटक हार जाते हैं और जो हल और बेहल उनके सौतेले भाई हैं वो चले जाते हैं और साधु बन जाते हैं, ठीक है। हल और बेहल जैन साधु बन गए। आजीवक संप्रदाय के अनुसार संस्थापक मखली घोषाल की मृत्यु इसी समय हुई थी। अब एक क्वेश्चन और आता है, मखली घोषाल के बारे में आप लोग सुने होंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था। क्वेश्चन यह था कि मखली घोषाल की मृत्यु किस दौरान हुई थी, तो मखली घोषाल की मृत्यु वैशाली और अवंती के वैशाली और वज्जी महाजनपद के बीच चल रहे युद्ध के, वज्जी वैशाली नहीं, मगध और वैशाली के बीच चल रहे युद्ध के दौरान ही हमारे आजीवक संप्रदाय के जो थे मखली घोषाल की मृत्यु हुई थी। आजीवक संप्रदाय के प्रणेता कौन थे ये पूछा गया है, मखली घोषाल की मृत्यु कब हुई ये भी पूछा गया है। तो ये थे हमारे अजातशत्रु भैया। अजातशत्रु भैया का और भी कारनामा है, देखते हैं। अजातशत्रु ने शासन काल में 8वें वर्ष महात्मा बुद्ध को मृत्यु प्राप्त हो गया था। अजातशत्रु जब गद्दी पर बैठे थे तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी 8वें वर्ष बाद। ये क्वेश्चन मैं इसलिए फोर्स कर रहा हूँ कि ये बात पूछा गया है 483। और जब मैं बिहार सिविल में बता रहा था तो आपको बताया था बिहार का पूरब पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो पूरब पश्चिम की लंबाई है हमारा 483 किलोमीटर। ये भी मैं बात आपसे कर लिया था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 483 में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। उसी समय अजातशत्रु के शासनकाल का 8 साल हो गया था और 483 किलोमीटर लंबाई है बिहार के पूरब से पश्चिम की लंबाई। आगे चलते हैं। गीतम बुद्धम के महापरिणाम प्राप्त हुआ था। बुद्ध के अवशेषों पर अजातशत्रु ने स्तूप का निर्माण करवाया था। जैसे राजगीर में है ना शांति स्तूप, उसी तरीके से स्तूप का निर्माण करवाया गया था। राजगीर में एक स्तूप का निर्माण भी करवाया गया था। अब देखो यहाँ पे ये भी बात कहा गया है, राजगिरी में एक स्तूप का निर्माण करवाया गया था। अब आप सोच लो, जिस स्तूप को आप देख रहे हो आज से लगभग कितना साल हो गया, 2500 साल हो गया। 2500 साल से वो स्तूप अपने स्वरूप में बरकरार है। हाँ, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हो रहा है रख रखाव के लिए, लेकिन वो स्तूप बनवाया गया था अजातशत्रु के कारण। अजातशत्रु बनवाया था। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण मतलब होता है मृत्यु के बाद। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी राजगीर में। अच्छा, प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में हुई थी, अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। 483 बीसी में हुई थी। अध्यक्ष थे तो महाकश्यप। ये सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। सप्तकर्णी कहाँ हुआ था, राजगीर के व्यवहार पहाड़ी, सप्तकर्णी गुफा। पहाड़ी का भी नाम याद रहना चाहिए, गुफा का भी नाम याद रहना चाहिए। एग्जाम में अभी तक गुफा के बारे में पूछा गया है और बाकी प्रथम द्वितीय तृतीय चौथी बौद्ध संगति के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो महाकश्यप किए थे। महाकश्यप उस पहली बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे महाकश्यप, ठीक है। उसके बाद सबका मीर, मोगलीपुत्र तिस, ठीक है, और वसुमित्र, ये 4 अध्यक्ष थे सीक्वेंस में, ठीक है। तो हम बौद्ध धर्म के बौद्ध संगति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम मगध में हैं तो मगध में रहेंगे। उसके अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष हमारे थे कौन, तो महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगति में ही बुद्ध की इकाइयों को 2 भागों में, बुद्ध जो थे ना प्रथम बौद्ध संगति में, बौद्ध धर्म के जो लिखावट था, कविताएं, वो 2 भागों में बट गई। एक था हमारा कौन, विनय पिटक, और दूसरा था सुत्त पिटक। विनय पिटक के लेखक थे उपाली और सुत्त पिटक के लेखक थे आनंद। आनंद के बारे में आप लोग को पता होगा, महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य थे आनंद। आनंद के कहने पे ही महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म में स्त्रियों के प्रवेश देना प्रारंभ किया था और प्रथम स्त्री बनी थी कौन, तो महात्मा बुद्ध की खुद की मौसी महाप्रजापति गौतमी। तो ये सारी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। आगे चलते हैं। बुद्ध के निकायों में 2 भाग सुत्त पिटक और विनय पिटक के रूप में संकलित किया गया। यह आज भी बौद्धों के लिए मार्गदर्शक का ग्रंथ है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और एक था अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक की रचना मोगलीपुत्र तिस करेंगे। मोगलीपुत्र तिस तीसरी बौद्ध संगति की अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन होगा। पुराणों के अनुसार अजातशत्रु 28 वर्ष तथा बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अजातशत्रु 32 वर्ष तक शासन किया। ये बातें फिर से मेंशन किया हुआ है, तो याद रखिएगा।
पुराण के अनुसार बिंबिसार भी 28 वर्ष तक शासन किए थे, अजातशत्रु भी 28 वर्ष तक शासन किए थे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र कौन कर दिया? उदाइन। अजातशत्रु भी अपने पिता की हत्या किया था ना, उदाइन भी अपने पिता की हत्या कर दिया और क्या कहलाया? ये भी कुनिक के नाम से जाने गया। तो अगर कभी एग्जाम में कुनिक का क्वेश्चन पूछ दिया जाए और ऑप्शन में अजातशत्रु ना होके उदाइन रहे तो बेझिझक उदाइन को आंसर मार देना है। किंतु जैन ग्रंथ ऐसा नहीं मानता है। जैन ग्रंथ वहां भी नहीं मान रहा था कि अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या किया है। जैन ग्रंथ यहां भी नहीं मान रहा है कि उदाइन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या किया था। पील ग्रंथ, ये पील नहीं है, पील ग्रंथ, प्रशिष्ट परवन ने उसे पितृभक्त कहा है, यानी उदाइन को पितृभक्त कहा है। ये जैन ग्रंथ ऐसा कहता है। अब एक लास्ट शासक हमारा उदाइन है और उसके बाद हमारा नागदशक भी था, ठीक है। तो हम उदाइन के बारे में जिक्र कर लेते हैं। पहली पाली ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय के अनुसार अजातशत्रु के बाद गद्दी पर कौन बैठते हैं? उदाइन बैठते हैं। और उदाइन क्या करते हैं? अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र में गंगा और सोन नदियों के संगम पर एक किला बनवाया था और उदाइन क्या करते हैं? पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना देते हैं। तो याद रखिएगा कि पहला क्वेश्चन पूछा गया है, मगध साम्राज्य की पहली राजधानी कौन थी? गिरिब्रिज। मगध साम्राज्य की दूसरी राजधानी कौन थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी किसने बनवाया था? तो उदाइन ने ही पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। अब बातें समझिएगा। उदाइन क्या करता है? अवंती के राज्य पर आक्रमण कर देता है और अवंती के राजा की हत्या कर देता है। अवंती के राजा का जो पुत्र है वो क्या करता है? साधु का वेश धारण करके पाटलिपुत्र में प्रवेश करता है और पाटलिपुत्र में प्रवेश करके उदाइन की हत्या कर देता है। तो कहानी बस इतनी है कि उदाइन की मृत्यु कैसे होती है? तो उदाइन जब अवंती पर आक्रमण किया और अवंती के राजा की हत्या कर दिया तो अवंती के राजा के पुत्र साधु का वेश धारण करके पाटलिपुत्र में प्रवेश कर उदाइन की हत्या कर दिया, क्योंकि पाटलिपुत्र में इसकी राजधानी थी। उदाइन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। इसके बाद मगध साम्राज्य का शासक बनता है नागदशक। और नागदशक जब गद्दी पर कब बैठेगा? तो नागदशक गद्दी पर बैठता है यही 458 बीसी में और 412 बीसी तक नागदशक गद्दी पर रहेंगे। नागदशक जब गद्दी पर बैठते हैं तो अराजकता की स्थिति हर्यक वंश यानी मगध साम्राज्य में फैल जाती है और नागदशक के जो नेता सेना है वो नहीं चाहते हैं कि नागदशक गद्दी पे रहे। तो उसके एक सेनापति होते हैं जिनका नाम था शिशुनाग। शिशुनाग क्या करते हैं? नागदशक की हत्या कर देते हैं और नागदशक की हत्या करके एक नए वंश की स्थापना करते हैं जो कहलाता है शिशुनाग वंश। तो हमारा मगध साम्राज्य का पहला जो साम्राज्य का शासक थे यानी हर्यक वंश वो हमारा समाप्त हो गया। हर्यक वंश में हमने 4 राजा को देखा। बिंबिसार इंपॉर्टेंट है, अजातशत्रु, उदाइन और एक नागदशक। हर्यक वंश का पहला शासक बिंबिसार और अंतिम शासक नागदशक। बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। नागदशक की हत्या शिशुनाग करेंगे और शिशुनाग वंश की स्थापना करेंगे। तो कल हम देखने वाले हैं शिशुनाग वंश के बारे में। क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, जाते जाते एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछता जा रहा हूँ कि हर्यक वंश का उस शासक का नाम बताइए जिसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम पूरा बीपीएससी कवर करने वाले हैं बिहार स्पेशल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।